इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 6। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 5 सेट डिस्कस कर चुके हैं, ये छठा नंबर सेट होने वाला है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब द आउटसाइड लेयर ऑफ स्किन ऑन द ह्यूमन बॉडी? कैराटिन, लेरिंग्स, एपिडर्मस या क्वाड्रिसेप्स? ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से हमारे बॉडी का जो स्किन का जो लेयर है वो कौन सा टर्म डिफाइन कर रहा है? कैराटिन है, लेरिंग्स है, एपिडर्मिस है या क्वाड्रिसेप्स है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, हमारा जो स्किन का आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। लेरिंग्स कहाँ पे होता है? लेरिंग्स हमारा गले में जो होता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेरिंग्स। ठीक है, केराटिन जो है ये भी प्रोटीन है, माने हमारा स्किन का अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक, और आपको ये भी बताना है कि केराटिन और किस जगह पाया जाता है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। नाखून में। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम इज कॉमनली यूज फॉर मॉडरेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या इंसुलेटर? ठीक है, तो जर्मेनियम जो है ये मॉडरेटर के तौर पे काम होता है, सेमीकंडक्टर के तौर पे या कंडक्टर या इंसुलेटर के तौर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स दोज हैव बोथ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब वो दोनों के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं होता है, पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा है? जर्मेनियम तो है ही, सिलिकॉन जो है ये मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इसके आउटर मोस्ट लेयर में ना 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो या तो 4 खो दे या 4 एक्सेप्ट कर ले, जिसकी वजह से ये माने दुविधा में फंसा हुआ रहता है। ठीक है, ना ही इंसुलेटर हो पाता है ना ही कंडक्टर हो पाता है, बीच में फंसा हुआ है, इसलिए क्या है, ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर का अभी मैंने बताया कि इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये इसको समझ में नहीं आता कि क्या भाई साहब क्या करना है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देना है या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की, एडजस्टेबल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो प्योर एलिमेंट एक्ट लाइक इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, प्योर जो एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये प्योर इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा अगर लो टेम्परेचर है तो। बट कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन हीटेड और व्हेन इम्प्योरिटीज आर एडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड डोपिंग। तो अगर पूछा जाए कि सेमी कंडक्टर का अगर हम लोग को कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो उसको क्या किया जाएगा? ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस के नाम लिखे हुए रहेगा, या एक चीज़ याद भी रखना आपको कि डोपिंग के थ्रू हम लोग उसका कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या फिर हीट के द्वारा, या फिर इम्प्योरिटीज़ मिला करके। ठीक है, ठीक, अब इसका बात करें सेमीकंडक्टर का यूजेस कहाँ पे होता है, तो माइक्रोचिप बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड्स वगैरह बनाने में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं उसमें तो चिप्स वगैरह यूज़ होता ही है। ठीक है, तो उसमें यूज़ होता है हमारा। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया गया था? जे थॉमसन, जॉल डल्टन, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जे थॉमसन। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, और इन्होंने ये बताया था कि एटम के पास जो है एक स्मॉल सब एटॉमिक बोल सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये बताया था जे थॉमसन ने। बात करें डाल्टन ने क्या बताया था? ठीक है, कि कोई भी मैटर होता है वो एटम्स से मिल करके बनता है, और एटम्स जो है वो इनडिविजिबल होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं और फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, उसके बाद रदरफोर्ड ने जो है एटॉमिक न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बारे में बताया था हम लोग को। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगायरा कंटेन्स लिग्निन, सेल्यूलोज, सेबरिन या चिटिन? स्पाइरोगायरा का जो सेल वॉल होता है उसमें क्या पाया जाता है हम लोग? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेल्यूलोज। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन करंट इन द कंडक्टर व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, इट स्टॉप्स, इट इंक्रीजेस या इट स्टेज द सेम। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब अगर हम लोग उस कंडक्टर को अगर बाई ए गिवन करंट इन द कंडक्टर व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है, अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर जाता है, डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? म्यू नॉट, जिसको मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं या फ्री स्पेस परमेबिलिटी बोलते हैं, और ये आई जो है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, ये आर जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो करंट बढ़ा सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो जो है डिस्टेंस को उसको कम करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, 5वां क्वेश्चन तक अगर आप पहुंच चुके हैं इसका मतलब वीडियो पसंद कर रहे हैं, पसंद करें तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो जो है मेरा यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा बाकी लोगों को। ठीक है, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा, आप लोगों का तो फ़ायदा हो ही जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंगी। फंगी में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाया जाता? नो मैकेनिज्म फॉर लोकोमोशन, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, विथ ए सेल वॉल, विथ क्लोरोप्लास्ट। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है फंगी का? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछा है कि नहीं है, इसका मतलब 3 तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कौन कौन सा फंगी का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है और चौथा जो है एक जो है नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा विथ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फंगी के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, फंगी जो होता है ये हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने से नहीं बनाता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, फंगी क्या है? वो हेटेरोट्रोपिक है। हेटेरोट्रोपिक का मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, जिसकी वजह से वो फूड नहीं बना पाता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद बात करें हम लोग ये नो मैकेनिज्म फॉर लोकोमोशन का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द फंगीज जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी मूव ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है मूव करने का। ठीक, और फंगी जो होता है मोस्टली जो होता है मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द लिखा हुआ है, यानी कि क्या है, फंगी यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली की बात करें, माने ज़्यादातर की बात करें तो वो मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, फंगी के पास सेल वॉल भी होता है। अगला क्वेश्चन, What does ornithology deals with? Study of birds, study of fish, study of reptiles and amphibians, study of insects. Ornithology किस चीज़ से डील करता है? ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। बात करें फिश की, फिश का जो स्टडी होता है उसे इक्थियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इक्थियोलॉजी बोलेंगे। और बात करें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं हार्पेटोलॉजी। ठीक है, याद रखना है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं आपके। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स का स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन? बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, पोटेंशियल एंड रिजर्व्स। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो रिसोर्सेज को ओरिजिन के बेसिस पर हम लोग जो क्लासिफाइड करते हैं वो अगर आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मार दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, आप नेगेटिव करके आ गए। क्या होता है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो होता है रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जाता है बायोटिक और एबायोटिक में। ठीक है,
अगर बात करें ये बोलता कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे बांटते हैं, तो ये हो जाएगा रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, ये एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ख़त्म होगा कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या फिर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल जो होता है वो एग्जॉस्टिबिलिटी या फिर रिप्लेनिशबिलिटी पे डिपेंड करता है, जबकि बात करें ओरिजिन पे वो डिपेंड करता है बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaCl3? क्लोरोफॉर्म, सोडियम क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो CaCl का जो कॉमन नेम है वो है क्लोरोफॉर्म, जिसको ट्राईक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन 3 है तो ट्राईक्लोरो, और CH है, कार्बन एक ही है तो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ट्राईक्लोरोमीथेन को ही क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म सुने भी होंगे, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ए बल्ब इज मेड ऑफ डॉट डॉट मेटल विथ डॉट मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग हाई लो, स्ट्रॉन्ग लो वीक हाई वीक। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो आप इसको अगर आप 4 ऑप्शन नहीं देखें, आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि ए बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, स्ट्रॉन्ग होगा, लो होगा, हाई होगा या फिर हाई होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बल्ब का फिलामेंट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई एक ही जगह दिया हुआ है। ठीक है, एक ही जगह हाई दिया हुआ है, यहाँ पे बाकी स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है। तो हमारा आंसर, आपको सिर्फ अगर ये भी पता है कि बल्ब का जो तार होता है, फिलामेंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये आसानी से ऑप्शन मार सकते हैं। यानी कि बल्ब जो है वो, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किस चीज़ का? टंगस्टन का। टंगस्टन क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि नहीं तो क्या हो जाता फिर, अगर बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो पिघल जाता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। ठीक है, तो यही मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद द स्टेम और रूट सर्कल ग्रोज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम? ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये टिश्यूज़ के टाइप होते हैं जो कि प्लांट्स में मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, तो बोला गया कि स्टेम और रूट सर्कल, यानी कि जो प्लांट का सर्कल, रूट का सर्कल है या स्टेम का जो सर्कल है, ठीक है, तो वो देखे होंगे कि वो ग्रो करता है। ठीक है, यानी कि प्लांट का जो हम लोग जिसको बोलते हैं चौड़ा, प्लांट जो है कितना चौड़ा है या कितना मोटा है। ठीक है, तो वो चीज़ बोला है वो किस चीज़ पे निर्भर करेगा, वो जो ग्रो करेगा वो किस चीज़ पे करेगा, लेटरल मेरिस्टेम पे, कैलरी मेरिस्टेम पे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम पे या एपिकल मेरिस्टेम पे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा लेटरल मेरिस्टेम पे। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, यानी कि उसी के वजह से ये एक तरह का क्या है, ठीक है, टिश्यू है जो कि प्लांट के ग्रोथ के, माने प्लांट का जो स्टेम का जो ग्रोथ है सर्कुलर वे में, या रूट का जो ग्रोथ है सर्कुलर वे में, उसको बढ़ाता है। ठीक है, अगर बात करें एपिकल मेरिस्टेम, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का हाइट और लेंथ बढ़ता है। ठीक है, प्लांट अगर लंबाई ज़्यादा है या हाइट में ज़्यादा है, इसका मतलब उसका क्या चीज़ काम कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम काम कर रहा है। ठीक है, अगर प्लांट का चौड़ाई ज़्यादा हो रहा है, माने अब बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, तो वो कौन चीज़ काम करता है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, किलिंग ओवा, किलिंग स्पर्म, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स जो लेते हैं, ठीक है, दवाई जो लेते हैं ताकि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, इसका ये काम क्या करता है, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो, जैसे ही कोई ओरल
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि है एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टिन, ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है मतलब रोक देता है सिक्रेशन ऑफ जो FSH है, फोलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको रोक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अब जो है विदाउट दीज नेसेसरी बायोलॉजिकल सिग्नल्स, है ना, मैंने कोई भी बायोलॉजिकल सिग्नल्स नहीं आया है, फिर भी वो क्या कर रहा है, ये FSH और LH का सिक्रेशन होने से रोक देता है, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? एनर्जी इज डिसिपेटेड एट हीट एनर्जी, वर्क डन बाई इट इन a round trip is not zero, work done by it completely recoverable, work done by it depends on the upon the path। क्या होगा इसका आंसर? कंजर्वेटिव फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय इट इज़ कम्प्लीटली रिकवरेबल, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या कह रहा है, जो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, उसमें जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, जब वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में होता है तो एनर्जी जो है लॉस नहीं होता है, जब वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। मतलब स्प्रिंग फोर्स बोल लीजिए कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में जब लगता है तो वो क्या होता है, वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। वही स्टोर्ड एनर्जी बाद में फिर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाई और अगेंस्ट इट कम्प्लीटली रिकवरेबल, ठीक है। वो क्या हुआ, जो अगेंस्ट में जो काम किए थे हम, वो पूरी तरह से रिकवर हो गया हम लोग को। Loudness of sound is proportional to dot of the amplitude of the vibration producing by the sound। क्यूब रूट is क्यूब स्क्वायर या स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बोला गया कि लाउडनेस जो है, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं, यहाँ पे बोल दिया है कि एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के या क्यूब के, ठीक है, या स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर के, ठीक है। यानी एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, लाउडनेस जो है उसके स्क्वायर के टर्म में बदलेगा, ठीक है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड अगर दोगुना हो जाएगा तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है, या लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है, और वो भी कैसे, स्क्वायर से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सम ऑफ देयर मासेस, द डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस के, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है G m1m2 बटे r का स्क्वायर, ठीक है। r क्या है, दो मासेस के बीच में डिस्टेंस, m क्या है मास 1 का वैल्यू, और m2 क्या है मास 2 का वैल्यू, और g जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बहुत बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो आपका यही काम है, अभी आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और g यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आप डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन के साथ साथ आप पहले यूनिट निकाल लीजिए, यूनिट निकालने के बाद तब डायमेंशन निकालिए, ठीक है। पूछा जा चुका है बहुत बार। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट आवर, किलोवाट आवर या किलो जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है, यानी कि जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, जो कि वो क्या है किलोवाट आवर, ठीक है।
किलोवाट आवर है या फिर जूल है। जनरली किलोवाट आवर को ही डिस्कस करते हैं हम लोग। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर हो जाएगा, ये होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्स रेशियो ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्स रिलेशन में होता है टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टिविटी के साथ, लेंथ के साथ या क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सुनिएगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्स होता है एरिया के। ठीक है, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्स रेशियो में पूछा था, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्स रेशियो में किसके होता है, ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, द करेक्शन फैक्टर ए to the ideal gas equation corresponds to density of gas molecule, volume of the gas molecule, force of attraction between the gas molecule, electric field present between the gas molecules। क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर याद है आपको, ठीक है, जिसमें करेक्शन फैक्टर भी आता है, तो ए जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। एक बार याद कर लीजिए क्या फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, P + n² बटे V का स्क्वायर इंटू V - NB बराबर nRT। ठीक है, तो ए जो है, ए रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, और बी जो है रिप्रेजेंट करता है, एंड बी रिप्रेजेंट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और द फिनाइट साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। हो सकता है यहाँ पे ए का बारे में पूछा गया है, आने वाले इसमें पूछा जाएगा बी का वैल्यू। ठीक है, तो बी का भी याद रखना है आपको। ये क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है या फिर फिनाइट साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, E.P. ऑडम या जॉर्ज ग्रीगर मेंडल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रीगर मेंडल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है वो पी प्लांट यानी जो मटर का जो प्लांट है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, जेनेटिक्स को लेकर के, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने सेल के बारे में बताया था, सेल थ्योरी, सेल का जो कंसेप्ट है या सेल जो टर्म है उसको दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी दी थी। ठीक है, द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज आइसोगेमी, एनिसोगेमी, ओगेमी या हेट्रोगेमी। स्पायरोगायरा से रिलेटेड हम लोगों ने एक और क्वेश्चन देखा था कि स्पायरोगायरा का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, यही क्वेश्चन देखे थे। अभी यहाँ पूछा है कि स्पायरोगायरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, आइसोगेमी, एनिसोगेमी, ओगेमी या हेट्रोगेमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोगेमी। नाम से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंजक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, किस किस के बीच में, यहाँ पे जो फ्यूज़न हो रहा है वो सेम या सेम बोलिए या फिर आइडेंटिकल साइज, शेप और स्ट्रक्चर के बीच में होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोगेमी बोलते हैं। ठीक है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो आइडेंटिकल साइज है, शेप है, स्ट्रक्चर है, उसके बीच में फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, आइसोगेमी होता है। ठीक है, या मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमी है। तो ये चीज़ बोला है कि द मर्जिंग प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट या द मर्जिंग गेमेट्स जो फ्रॉम टू डिफरेंट सेल्स लुक एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, उनका जो सेल्स है वो एग्जैक्टली सेम होता है, एंड बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों ही मूव नहीं करता है
या फ्लेजिलेटेड होता है, ठीक है, और उसको दे आर फिजिकली इनडिस्टिंग्विशिबल, और उसको डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, आइसोगेमस बोला गया है, ठीक है। बात करें एनिसोगेमी फिर क्या होता है, ओगेमी क्या होता है, हेट्रोगेमी क्या होता है, नाम से पता चला है हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ गेमेट, अगर दो अलग अलग तरह के गेमेट्स मिल रहे हैं तो उसको हेट्रोगेमी बोलते हैं, ठीक है। आइसोगेमी हम लोग डिस्कस किए कि दो सिमिलर टाइप के अगर गेमेट्स मिलते हैं, ठीक है, या गेमेट्स बनते हैं सेम साइज स्ट्रक्चर के, तो उसको आइसोगेमी बोलेंगे। एनिसोगेमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स दैट डिफर डिस्टिंक्टली इन साइज, साइज में अगर डिफरेंट है तो उसको एनिसोगेमी बोलते हैं, ठीक है। ओगेमी क्या होता है, एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट्स फ्यूज विथ स्मॉल मोटाइल फीमेल मेल गेमेट्स, ठीक है, समझिए। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक तरह का नॉन मोटाइल मतलब नॉन मूवेबल जो है फीमेल गेमेट से फ्यूज़ हो रहा है मेल मोटाइल मेल गेमेट से, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओगेमी बोलते हैं। और एक छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू, एपिथेलिकल थेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, पैरेनकाइमा टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कि एनिमल टिश्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा पैरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा जो है ये एक तरह का टिश्यू तो है लेकिन ये प्लांट में पाया जाता है, बाकी जितने भी हैं इपिथेलियल है टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, ये सारे एनिमल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। बात करें जो पैरेनकाइमा है, ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है जिसमें प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, तो उसको अब उस फूड का स्टोरेज और टिश्यू का हीलिंग वगैरह सब यही टिश्यू करता है, पैरेनकाइमा। व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला फॉर चॉक, चॉक का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, हाँ, इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, इस तरह का कोई होता नहीं है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो चॉक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है एक्चुअली, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनता कैसे है, तो मरीन ऑर्गेनिजम्स के सेल से बनता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट उसी से चॉक बन रहा है। उसके बाद बात करें कि ये CaSO4 जो है होल्टॉइज जो है ये कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वेक्स, सिलेंड्रिकल, बाईफोकल या कनकेव, ठीक है। तो हम लोग का टॉर्च में या सर्च लाइट में या व्हीकल्स हेडलाइट में जो मिरर यूज़ होता है, ठीक है, वो किस तरह का होता है, तो वो कनकेव होता है। क्यों कनकेव होता है, सुनिएगा। कनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि सारे रेज को एक साथ एक्यूमुलेट करके एक पैरेलली फोकस कराएगा, ठीक है। अब बात करें अगर कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स में क्या करता है, वो डाइवर्ज कराता है, ठीक है, कन्वर्ज नहीं करा करके डाइवर्ज कराता है, लेकिन हम लोग को डाइवर्ज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कन्वर्ज करने की ज़रूरत है। तो इसी पे से एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है कि जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट जो लैम्प्स होते हैं वहाँ पे किस तरह का मिरर यूज़ होता है, ठीक है। अब बताइए स्ट्रीट लैम्प्स जो होगा उसमें लाइट को कन्वर्ज करने का ज़रूरत है कि फैलाने का ज़रूरत है, ठीक है, ये आप खुद आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग कि टॉर्च लाइट वगैरह, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट को कन्वर्ज कराने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो फोकस है, ठीक है। अब बात करें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, द डाइवर्जिंग रे एक्सिट द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी वजह से क्या होता है, लाइट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कंसंट्रेटेड पैरेलल बीम होता है और कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डिस्पर्सिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following factors is responsible for the diseases called Mad Hatter disease, breathing iron dust, inhaling silica dust,
मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी, विटामिन डी डिफिशियंसी। इनमें से किसके कारण जो होता है मैड हैटर डिजीज होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी का टॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है, ये होता है मैड हीटर डिजीज। इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम है इरिथिज्म मर्क्यूलेसिस। ठीक है, इसमें होता क्या है, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं, है ना, वो और साइकोलॉजिकल जो है ये हमारा काम करना बंद कर देता है। एक तरह का न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स होने लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैड हैटर डिजीज। ठीक, अब जो है इसका यूज़ आया क्यों? ठीक है, मरकरी का जो यूज़ है वो कहाँ पे होता था? तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट का यूज़ होता था ऊल को प्रोसेस कराने में। ठीक है, ऊल का जो यूज़ होता था काफ़ी ज़्यादा 18th और 19th सेंचुरी में, उसको प्रोसेस कराने में जो मर्क्यूरिक नाइट्रेट है इसका यूज़ होता था, जिसकी वजह से ये जो है वेपर में ये हो जाता था। ठीक है, वेपर में शामिल हो जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो सांस वगैरह लेते थे तो वो उनके इनहेलेशन उनके नर्वस सिस्टम वगैरह को डैमेज करता था। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेमर्स वगैरह, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, बिहेवियरल चेंजेस, मेंटल इनस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग मैड हैटर डिजीज। ठीक है, बात करें ब्रीदिंग आयरन डस्ट, आयरन का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसको ले लेंगे तो कौन सा बीमारी होगा? सिड्रोसिस। ठीक है, जो हमारा लंग्स है, लंग का जो टिश्यू है वो डिस्कलरेशन होने लगेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सिलिका डस्ट लेते हैं हम लोग, इनहेल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। ठीक है, तो हम लोग को क्रोनिक एंड इरिवर्सिबल लंग्स डिजीज देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें विटामिन डी का कमी की वजह से, तो ये बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, माने हड्डी वगैरह टेढ़ा होने लगता है। ठीक है, तो विटामिन डी का कमी की वजह से। विच बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय बैरी मार्शल एंड रॉबिन वैरन दैट colonizes the human stomach and causes chronic superficial gastritis ulcers? ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं। बोला गया है कि जो इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो डिस्कवर्ड किया गया था बैरी मार्शल एंड रॉबिन वेरन के द्वारा। इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन का स्टमक है उसमें जो है बैक्टीरिया जो है कॉलोनीज बसाए हुए हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्रिसिस अल्सर बीमारी हो रहा है। वो कौन सा बैक्टीरिया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसको एच पाइलोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ये बैक्टीरिया जो है हम लोग के स्टमक में क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्रिक्स या पेप्टिक अल्सर्स और जो है स्टमक कैंसर को बढ़ावा देता है। ठीक है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स? इंफ्रारेड वेव्स जो है इसका वेवलेंथ का रेंज कितना से कितना तक होता है? ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ मिलीमीटर, 400 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर या 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 700 nm से लेकर के 1 m तक। ठीक है, ये इंफ्रारेड का वेवलेंथ का रेंज होता है। ठीक है, बात करें 0.1 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक 1 mm तक किसका होता है? तो ये रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स का होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है पता है? विजिबल लाइट। जो हम लोग का विजिबल लाइट है उसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? 400 nm से लेकर के 700 nm। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वेवलेंथ पूछा जाता है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 nm से 700 nm। बाकी जो अदर स्पेक्ट्रम्स हैं, बाकी जो, ठीक है, उसका वेवलेंथ, बाकी जो अदर वेव्स हैं उसका वेवलेंथ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि गामा रेज हम लोगों ने
प्रीवियस सेट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि गामा रेज का वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है, ठीक है। उसी तरह से मैंने बताया था SUV यानी एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो इसके लिए मैंने ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, आप चाहते हो ट्रिक वाली वीडियो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, याद करने के लिए मैंने कि कौन सा कैसे याद रखेंगे इसको, सीक्वेंस बिगड़ेगा तो सारा कुछ खेला ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए याद रखना है आपको, ठीक है। बात करें एक चीज़ वेवलेंथ की, तो देखिएगा रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। वेवलेंथ और एनर्जी का जो ये है कनेक्शन है वो इन्वर्स है, यानी कि वेवलेंथ जिसका ज़्यादा उसका एनर्जी कम होगा। तो ये भी आपको पता है कि गामा रेज के पास ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे विजिबल का, वो 400 nm से लेकर के 700 nm तक होता है विजिबल रेंज का वेवलेंथ, ठीक है। हम लोग को पूछा गया था इंफ्रारेड, जो कि हो जाएगा, हम लोगों ने देखा अभी 700 nm से लेकर के 1 mm तक, ठीक है। आगे, विच केमिकल इज़ यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट्स, KOH, NaOH, MgCl या फिर NaCl। ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। क्लास 9th में एक एक्सपेरिमेंट है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है। तो केमिकल जो यूज़ करते हैं वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी KOH यूज़ करते हैं। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में। हम लोग एक लीफ लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम लोग लीफ को क्या करेंगे कि पत्तियों के बीच में माने किसी कंटेनर में उसको फिलअप कर दें, भर देंगे, ठीक है। उस कंटेनर में याद रखना हम लोग को KOH होना चाहिए, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस लीव्स में तो ये लीव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है, इस लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये जो KOH है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ क्या है, हम लोग को देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है ही, ठीक है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब पोटेशियम, जैसे मैंने कहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसी तरह से रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, द लीफ इनसाइड द फ्लास्क, यानी कि एक लीफ तो बाहर है और एक क्या है अंदर डाल के रखें। तो फ्लास्क के अंदर जो लीफ था उसमें हम लोग को स्टार्च नहीं मिलेगा, ठीक है, और जो लीफ बाहर है, ठीक है, उसमें हम लोग को स्टार्च देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, KOH। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, एवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेबन इन एयर। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इन सारे प्रोसेस में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम को जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर में जलाते हैं तो ये जो है केमिकल रिएक्शन होने लगता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। बाकी बात करें इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल का इवापोरेशन जो है ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, वेपर में चेंज हो जा रहा है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है। उसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो है, सॉल्ट पानी में जो घुल जा रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, उसको वापस से हम लोग पा सकते हैं उसको, ठीक है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन को हम लोग किसी गैस सिलेंडर में भरने वाले हैं तो उसको सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, उसका जो
वॉल्यूम वगैरह चेंज होगा उसका, ठीक है। उसकी उसी तरह से बात करें, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें कि मैग्नीशियम क्या 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 होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कुलम्स लॉ इज वैलिड फॉर charges at rest. Coulomb's law is valid for charges in motion. Separation between the charges must be greater than 10 to the power minus 15 meter. It is valid only for point charges. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि कुलम्स लॉ के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको CBT 1 में नहीं, CBT 2 में देखने को मिलेगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग का पकड़ बना हुआ रहे, ठीक है। कुलम्स लॉ से रिलेटेड हो सकता है CBT 1 में ही पूछ ले, तो मोर देन वन ऑप्शंस जो करेक्ट होते हैं वो CBT 2 में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुलम्स लॉ है जो है, ये सबसे पहले सुनिएगा कि कुलम्स लॉ जो है वो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, कुलम्स लॉ इज वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट। स्टेशनरी मतलब वो ये है, ठीक है। कुलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर चार्ज इन मोशन, तो अभी बात की कुलम्स लॉ जो है वो रेस्ट के लिए है, ठीक है। उसके बाद किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके जो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली है डिस्टेंस के, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो 1 वाला सही है। उसके बाद सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर। चार्ज उसका जो सेपरेशन होना चाहिए वो 10 to the power minus 15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो कुलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी 1, 3, 4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। द कुकिंग गैस इज़ मेनली ए मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग 2 गैसेस, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको क्या करना है, पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो कुकिंग गैस जो होता है ये मिक्सचर किसका होता है, मीथेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। तो कुकिंग गैस जो होता है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, ठीक है। कुकिंग गैस एक्चुअली, कुकिंग गैस क्या होता है, LPG जिसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन गैसेस का मिक्सचर होता है, कौन कौन से, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका प्रोपेन का फॉर्मूला भी देख लीजिए, C3H8 और C4H10, क्योंकि ये गैसेस को हम लोग आसानी से जो है लिक्विफाई कर सकते हैं मॉडरेट प्रेशर पे, माने हल्का सा भी प्रेशर दबाएंगे, मॉडरेट अगर प्रेशर उस पर लगाएंगे तो वो लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है, जो कि आइडियल होता है डोमेस्टिक हीटिंग और कुकिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो 30 क्वेश्चंस का सेट 6 है वो ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं आप, कोई रिव्यू वगैरह देना चाहते हैं कुछ भी, ठीक है। और जब मैंने क्वेश्चंस पूछे थे ड्यूरिंग दिस वीडियो, आप वो क्वेश्चंस के आंसर कीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो जो है यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स्ट प्लेलिस्ट ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।